दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार चुनाव की रणभेड़ी बजाई गई, जिस प्रकार से बिहार के मुद्दों को एक तरफ किनारे करते हुए अलग तरह के नैरेटिव को सेट करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की गई और इन सब के बीच एक तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत जिस प्रकार से बिहार में महागठबंधन का चेहरा आगे बढ़ता हुआ दिखा, उसके बाद अब ये साफ हो चला है कि 11 नवंबर के बाद की तैयारी के लिए जो स्क्रिप्ट पिछले कई महीनों से लिखी जा रही थी, उस स्क्रिप्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण पन्ना आज सबके सामने रख दिया गया। आखिर एक ऐसे मौके पर तेजस्वी यादव को नेता चुने जाने का ऐलान क्यों किया गया, जब नामांकन की तारीख खत्म हो गई थी, नाम वापसी की की आखिरी तारीख थी और थोड़ा इससे आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें तो साफ जाहिर होता था कि जिस चिराग मॉडल की सबसे बड़ी लाभार्थी पिछली बार खुद राष्ट्रीय जनता दल थी, जितनी सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की एक स्क्रिप्ट के तहत कम की गई थी, उस स्क्रिप्ट को रोकने के लिए अंतिम समय तक महागठबंधन को के सामने कोई नया चिराग मॉडल खड़ा ना हो जाए, उसे रोकने के लिए आखिरी समय तक गठबंधन के अंदर विवाद की स्थिति को बनाकर क्यों रखा गया, ये अब करीब करीब साफ हो चला है। दरअसल बिहार में एक गठबंधन पर्दे के ऊपर से दिखाई दे रहा है, जिसे हम सब देख रहे हैं कि एक महागठबंधन है तो एक एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन की सदारत बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो विधायक दल तय करेगा। तो क्या विधायक दल के हाथ में कमान देने की तैयारी अपनी तरफ से महागठबंधन ने भी कर ली है? वरना कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि ठीक भोज के समय में, ठीक बिल्कुल अंतिम मौके पर पतीले में दाल चढ़ाने की नौबत महागठबंधन को क्यों आई है? तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान मुख्यमंत्री के तौर पर और भावी उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश सहनी के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी चेहरे और उनके सबसे बड़े चेहरे बिहार में जो दलित समाज से आते हैं, राजेश राम, उनका ऐलान डिप्टी सीएम के तौर पर ना होना, ये क्या इशारा करता है? जरा एनडीए गठबंधन के अंदर के कॉन्ट्राडिक्शंस को देखिए और फिर इंडिया गठबंधन की तरफ या महागठबंधन की तरफ आए तो दो तीन बातें एक साथ काफी सफाई से दिखाई देती है, बहुत साफ साफ तरीके से दिखाई देती है। पहली कि एनडीए गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तभी भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे सहयोगियों के साथ मिलकर 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट पर नामांकन ही खारिज हो गया तो यूं कहें कि 141 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं जनता दल यूनाइटेड 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। दीवार पर लिखी हुई इबारत को भांपने में कम से कम बिहार की राजनीति में लालू यादव और नीतीश कुमार का कोई स्थान ही नहीं है। होंगे कोई कहीं के और के चाणक्य, होंगे कोई कहीं और के ऑपरेशन लोटस के उस्ताद, लेकिन बिहार के अंदर कौन सा लोटस चलेगा और उस लोटस के साथ साथ और कौन से राज सिंहासन की तैयारी होगी, ये सिर्फ दो बंगलों में बैठे हुए लोग तय करेंगे। और ये लोग एक अणे मार्ग में बैठे हुए हैं तो दूसरे 10 नंबर सर्कुलर रोड में बैठे हुए हैं। सर्कुलर रोड से अणे मार्ग की राजनीतिक दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है और भौगोलिक दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया जाना और नीतीश कुमार के महादलित वोट बैंक को यूं ही छोड़ देना, उसे न छेड़ा जाना, किस रणनीति का परिचायक है? दरअसल जनता दल परिवार की दो शाखाओं के बीच में कभी भी, चाहे गठबंधन रहा हो या गठबंधन नहीं रहा हो, कभी भी यह स्थिति नहीं आई कि आपसी मतभेद मनभेद की स्थिति तक चले गए हो। सियासत अपनी जगह, सियासत का चाल चरित्र और चेहरा गुजरात लॉबी की चलाने की कोशिशें अपनी जगह और सियासत को पटना में बैठकर अपने तरीके से मथने की कवायद अपनी जगह, और इन सब के बीच पटना का खेल दिल्ली के खेल पर भी भारी पड़ रहा है, पटना का खेल गुजरात लॉबी के खेल पर भी भारी पड़ रहा है और पटना का खेल एनडीए गठबंधन के अंदर चंद्रबाबू नायडू को जरूरत से ज्यादा ताकतवर बनाने की दिशा में काफी आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इतना ताकतवर कि नायडू के हाथ में ही केंद्र सरकार की पूरी लाइफलाइन चली जाए, इतना ताकतवर
कि सीबीआई और ईडी कहां भेजनी है कहां नहीं भेजनी है, ये चंद्रबाबू नायडू के रिमोट कंट्रोल से तय हो, और इतना ताकतवर कि एकनाथ शिंदे भी आंख दिखाकर मुख्यमंत्री पद वापस लेने की दिशा में अपनी नई कवायद महाराष्ट्र में कर सके। ये स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं पटना से लिखी जा रही है, और इस स्क्रिप्ट के रचयिता कोई और नहीं बल्कि लालू यादव और नीतीश कुमार है। ये कहने में अब कोई गुरेज नहीं है कि तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान होना और नाम के ऐलान के दायरे में यही कोशिश जनता के सामने ले जाना कि एमवाई समीकरण से आगे बढ़ने की कोई खास जरूरत महागठबंधन नहीं समझता। सभी जानते हैं कि मुकेश सहनी की राजनीतिक ताकत क्या है। मुकेश सहनी की राजनीतिक ताकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी से आए हुए लोग जब उनकी पार्टी से जीतते हैं तो जीतने के बाद अपनी पुरानी पार्टी में वापस चले जाते हैं। उनकी राजनीतिक ताकत यही है कि 2019 में वो 3 लोकसभा सीटें लड़े, एक भी नहीं जीते, खुद भी नहीं जीते। 2020 में विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी लड़ी तो भाजपा से आए हुए लोग तो जीते, लेकिन मुकेश सहनी खुद भी नहीं जीते। और 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा की 3 सीटें तो लड़े, तीनों में कहीं खाता नहीं खुला। और अब जो परिस्थिति बनी हुई है, खुद इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहिए। 2-3 सीटें कहीं अगर उन्हें मिल गई, उसी के बूते उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहिए। और मजे की बात यह है कि अशोक गहलोत ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। अब किसी रणनीति के तहत स्वीकार किया, किसी दबाव में स्वीकार किया, या महागठबंधन की एकता के सार्वजनिक प्रदर्शन की जरूरत को महसूस करते हुए स्वीकार किया, ये अशोक गहलोत ही जाने। लेकिन बिहार की जनता जो सियासत की रग-रग से वाकिफ है, राजनीति का चाल चरित्र और चेहरा क्या होता है, सियासी शतरंज की बिसात पर कौन से मोहरे कब चले जाते हैं, इससे बखूबी वाकिफ है। लेकिन सवाल कुछ और इसके साथ उठ रहे हैं। सवाल दरअसल यही है कि एमवाई समीकरण में जब कुछ और जोड़ पाने की कवायद करने वाला चेहरा सिवाय मुकेश सहनी के यदि तेजस्वी यादव ने नहीं सामने लाया, ना कांग्रेस पार्टी से लाया, ना लेफ्ट पार्टियों से लाया, तो उस परिस्थिति में आखिर नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी किसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसे राजनीतिक तौर पर किसकी ताकत को अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिशें हो रही है, ये तो बिहार में सबके सामने दिखाई दे रहा है। सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाने की स्थिति में, उनके कुछ कैंडिडेट जीतने की स्थिति में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर बहुत ज्यादा नुकसान करने की स्थिति में नहीं है। जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर नुकसान तब होता जब नीतीश कुमार का महादलित वोट बैंक टूटता। जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर नुकसान तब होता जब नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट बैंक, जो बिहार में सहनी या मल्लाह वोट बैंक को छोड़ करके यदि देखे तो जो बाकी वोट बैंक है, क्योंकि सहनी या मल्लाह वोट बैंक पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, वो अति पिछड़ा होने के बावजूद जेडीयू के साथ नहीं रहा है। बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार का अलायंस होता है तो वो वोटर उन्हें वोट करता है, जब नहीं होता है तो नहीं करता है। तो जो बाकी अति पिछड़ा वोट है, जो तकरीबन 20% के करीब बिहार में है, बहुसंख्यक अति पिछड़ा वोट, उसे छेड़ने की कोई कोशिश महागठबंधन की तरफ से नहीं की गई। तो अंततः जनता दल यूनाइटेड अपनी 101 सीटों पर कितनी सीटें लड़े, कितनी सीटें जीते, इसके लिए जेडीयू को वॉक ओवर दिया गया। और आखिर जेडीयू को वॉक ओवर जब दिया गया तो ये तैयारी 11 नवंबर के बाद की तो नहीं है। सभी जानते हैं कि बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग 243 सीटों पर करेगी। लेकिन इन 243 सीटों में कैंडिडेट हटाने और फ्रेंडली फाइट की सूरत आखिर नरकटियागंज में खत्म क्यों नहीं की गई? क्योंकि नरकटियागंज में यदि राष्ट्रीय जनता दल पीछे हट जाए, आज के जो हालात वहां है, तो अगर महागठबंधन का एक कैंडिडेट सामने आए तो वहां के सामाजिक समीकरण में कांग्रेस के उम्मीदवार शाश्वत केदार पांडे भारी पड़ रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति सिकंदरा सुरक्षित लोक विधानसभा सीट पर है। वहां अब तक कैंडिडेट विड्रॉ क्यों नहीं किया गया? हालात क्या है? और इन सब हालात के बीच नीतीश कुमार के पक्ष में जब 10-10 हजार रुपए देने वाली ये स्कीम, अब भले ही वो लोन के रूप में हो, लेकिन 1,21,00,000 रुपए के 1,21,00,000 की आबादी को जो 10-10 हजार रुपए दिए गए, अब उनकी वसूली के लिए बुलडोजर तो जाएगा नहीं।
और जहां कॉरपोरेट के करोड़ों के लाखों करोड़ के लोन माफ हो रहे हैं, 10,000 रुपए का लोन कब अनुदान में तब्दील कर दिया जाए ये सभी जानते हैं। लेकिन आज की हकीकत यही है कि वो लोन के रूप में, लेकिन जब लोन के रूप में है, इस बात को प्रचारित करने की बजाय नीतीश कुमार के वोट बैंक को न छेड़ने की जो स्ट्रेटजी है, ये साफ साफ इशारा करती है कि 11 नवंबर के बाद बिहार में जनता दल परिवार की एकजुटता, लालटेन और तीर का गठबंधन बिहार की सत्ता की दशा और दिशा तय करने की स्थिति में आगे बढ़े तो गुजरात लॉबी से अचंभित जरूर हो सकती है, दिल्ली या नागपुर में बैठे हुए लोग अचंभित जरूर हो सकते हैं, लेकिन पटना की सियासत को समझने वाले लोगों के लिए अचंभा तब होगा जब गुजरात लॉबी के प्लान को नीतीश कुमार सफल हो जाने देंगे। जिस प्रकार से सरेआम जनता दल यूनाइटेड के वैसे नेताओं को, जिनके बारे में तरह तरह की खबरें चल रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी सी डी कोई टीम में तब्दील हो चुके हैं, उन नेताओं को सरेआम मंच पर जलील कर दिया जाना, जनता के बीच में जलील कर दिया जाना, गजबे आदमी है, इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल के साथ किया जाना, ये साफ जाहिर करता है कि नीतीश कुमार किस दिशा में आगे बढ़ चले हैं। फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली क्या सोचती है, फर्क नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिरता का क्या होगा, फर्क नहीं पड़ता कि 14 नवंबर के बाद बिहार में चुनावी हिंदुत्व की बयार बहाने वाली पार्टी अपनी सरकार को लेकर विपक्ष में जाने की कोशिश करेगी या सत्ता का हिस्सेदार बनना पसंद करेगी, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि पटना के साथ साथ दिल्ली की सत्ता के समीकरण किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। सीबीआई, ईडी और जांच एजेंसियों के साए में लोकतंत्र को चलाने की कोशिश पूरे देश ने देखा है कि कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस को सफल बना चुकी है, लेकिन कब? ये उस दौर में हुआ जब 272 का आंकड़ा लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार को अपने बूते यानी भारतीय जनता पार्टी के बूते हासिल था। सत्ता के सर्वाइवल के लिए, सरकार के चलते रहने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज तो आंकड़ा 240 पर अटका हुआ है। आज तो बैसाखी की जरूरत है। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी की तो बिहार के नीतीश कुमार की बैसाखी की, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की बैसाखी की। ऐसी बैसाखियों के सहारे सत्ता बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है, लेकिन 1 दर्जन सांसदों वाली पार्टी अगर दूसरी दिशा में जाती है तो कहीं ना कहीं सत्ता में चंद्रबाबू नायडू की ताकत मजबूत होगी और चंद्रबाबू नायडू ये तय करने की स्थिति में होंगे कि सरकार नरेंद्र मोदी की चलेगी या नहीं चलेगी। और जब चंद्रबाबू नायडू ये तय करने की स्थिति में होंगे तो चंद्रबाबू नायडू ये तय करने की भी स्थिति में होंगे कि सीबीआई और ईडी और पिजड़ा बंद तोतों को किस दिशा में रुख करना है। सारी सियासत एक तरह की कथित राजनीतिक ब्लैकमेलिंग के दायरे से निकलने की है, एक ऐसे दायरे से निकलने की जहां जांच एजेंसियों के साए में कोई चुनाव प्रचार ढंग से करे या ना करे, किसी का गठबंधन ढंग से चले या ना चले, यह भी तय हो रहा है। करप्शन के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर एक अलग तरह की राजनीतिक कवायद जिसमें सत्ता की तानाशाही जांच एजेंसियों के माध्यम से सामने आती हुई दिखाई दे रही है, उसने बिहार में 11 नवंबर के बाद की स्क्रिप्ट को आज लिखता हुआ जो बिहार दिखाई दिया, वो अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि बिहार की सियासत किसी और दिशा में चली जाए। और बिहार की सियासत को कहीं जाने में ज्यादा देर नहीं लगता। 2022 में भी गई थी, 2015 में भी गई थी, 2017 में भी गई थी, तो 2024 की 28 जनवरी को भी गई थी। उस कड़ी में एक और खेल बिहार में सामने आए तो क्या वो नीतीश कुमार की 10वीं शपथ के रूप में सामने आएगा? और 10वीं शपथ यदि होगी तो क्या तेजस्वी यादव के बतौर डिप्टी सीएम तीसरी शपथ भी होगी? इन सब के लिए 14 नवंबर के नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन 14 नवंबर की बॉडी लैंग्वेज जो दिखाई दे रही है उसमें आज तेजस्वी यादव की भाषा आप सबने सुनी होगी। वो भाषा क्या थी? वो भाषा यही थी कि जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की तैयारी हो रही है, नीतीश कुमार को घेर लिया गया है, नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, उनकी सरकार को खत्म कर दिया जाएगा, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया जाएगा। अरे भाई, जो व्यक्ति खुद सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ हो, जो खुद मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित हुआ हो और उसी ओकेजन पर उसे चिंता जनता दल यूनाइटेड की हो कि उनकी पार्टी खत्म कर दी जाएगी, उनका मुख्यमंत्री तो छीन लिया जाएगा, इससे तो खुश होना चाहिए था।
कि आखिर नीतीश कुमार की पार्टी जब तक खत्म नहीं होगी, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद जब तक नहीं जाएगा, तब तक तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट तो बन सकते हैं, सीएम कैसे बन पाएंगे? लेकिन जनता दल यूनाइटेड के खात्मे की पटकथा की तरफ इशारा करते हुए, आगाह करते हुए जो तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, उससे तो मुख्यमंत्री बनने के लक्षण कम, तेजस्वी यादव के द्वारा नीतीश कुमार की पार्टी की चिंता करते हुए उसे बचाए रखने की गुंजाइश और उसे बचाए रखने की चिंता ज्यादा नजर आ रही है। क्या आपने कभी ऐसा प्रतिद्वंदी कोई देखा है जो अपने प्रतिद्वंदी की, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की चुनावी पार्टी, उसकी पार्टी को खत्म किए जाने की से चिंता में हो? क्या कहती थी भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस मुक्त भारत। वो तो कांग्रेस को खत्म करने की बात करती थी, क्योंकि उसे राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस से लड़नी है। तेजस्वी यादव को तो राजनीतिक लड़ाई नीतीश कुमार से लड़नी है। फिर नीतीश कुमार की पार्टी रहे या पार्टी खत्म हो जाए, इसकी चिंता करने की तेजस्वी यादव को क्या जरूरत है? चिंता करने की जरूरत तभी हो सकती है जब अंदर खाने कुछ चल रहा हो, जब अंदर से दरवाजा खुला हुआ हो बातचीत का, तभी चिंता की बात हो सकती है कि नीतीश कुमार की पार्टी कैसे बचाई जाए। और पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां खासकर तभी बचती है जब जनाधार बचता है, और जनाधार तभी बचेगा जब नीतीश कुमार के महादलित, ठीक ठाक संख्या में अति पिछड़ा और लौकुश समीकरणों को छेड़ा ना जाए। क्या आज सीएम और डिप्टी सीएम के ऐलान में इस तरह के किसी समीकरण को छेड़ने की दिशा में, इस तरह के किसी भी वोट को नीतीश कुमार के पाले से अपने पाले में खींचने की दिशा में कोई कवायद किसी को नजर आई है? निश्चित तौर पर किसी को नजर नहीं आई है। लेकिन तेजस्वी यादव जो बात कह रहे थे, अशोक गहलोत जो बात कह रहे थे, दीपांकर भट्टाचार्य से लेकर तमाम नेता जो बात कर रहे थे, कई सारी बातें एक साथ साफ हो रही थी कि लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चुनावी लड़ाई है। मतभेद हो सकते हैं, चुनावी संघर्ष हो सकता है, मनभेद की सूरत नहीं बनी है। और सूरत इसलिए भी नहीं बनी है क्योंकि नीतीश कुमार के पास जब प्लान ए पर वो काम कर रहे होते हैं तो प्लान बी की स्क्रिप्ट तैयार होती है, और प्लान बी पर जब वो काम कर रहे होते हैं तो प्लान ए उनके जेहन से कभी बाहर निकलता नहीं है। अब कौन प्लान ए है, कौन प्लान बी है? लेकिन तेजस्वी यादव का जो आज विलाप देखने को मिल रहा था कि जेडीयू खत्म करने की साजिश रची जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं चिंता मुख्यमंत्री पद से ज्यादा, सीएम कैंडिडेट होने के बावजूद सीएम बनने से कहीं ज्यादा उस हालात की थी कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के हाथ न चला जाए, बिहार किसी तरह की सांप्रदायिक राजनीति के हाथ न चला जाए। ये कवायद और ये चिंता यदि तेजस्वी यादव की है तो 2024 में नीतीश कुमार उधर गए क्यों थे? हो सकता है कोई कहे कि 80% नीतीश कुमार जिम्मेदार है, मैं भी मान लेता हूं 80% नहीं, 90% जिम्मेदार है, लेकिन 10% गलती तो निश्चित तौर पर उधर से हुई होगी। और जब नीतीश कुमार बार बार पलट कर उधर चले ही जाते हैं तो फिर उनकी पार्टी की चिंता करने की जो जरूरत है, कम से कम तेजस्वी यादव को तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सियासत यही है, सियासत के चाल चरित्र चेहरे की पहली निशानी यही है। और इस खेल को बिहार जो बरसों से देख रहा है, वो क्या 10वीं शपथ का इंतजार कर रहा है नीतीश कुमार के? क्या तेजस्वी यादव की बतौर डिप्टी सीएम तीसरी शपथ का इंतजार कर रहा है, या तेजस्वी यादव की पहली शपथ बतौर मुख्यमंत्री हो, इसका इंतजार बिहार कर रहा है? 11 नवंबर की शाम तक रुक जाइए, वोटिंग की प्रक्रिया को खत्म होने दीजिए, उसके बाद का पूरा खेल 14 नवंबर तक आपको इंतजार नहीं करना होगा, सब कुछ आपके सामने दिखाई देने लगेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।